उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से निकलकर एक ऐसा लड़का जिसकी आंखों में देशभक्ति नहीं बल्कि देश के लिए मर मिटने का जुनून था। पढ़ाई में होशियार, व्यवहार में शांत और इरादों में तेज। उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया और फिर साल 1967 में आईपीएस बन गए। लेकिन वो पुलिस की वर्दी के पीछे नहीं छुपे। उनकी मंजिल कुछ और थी। उनका पहला बड़ा मिशन कश्मीर। कहते हैं अजीत डोभाल ने वहां 5 साल तक मुस्लिम बनकर आतंकवादियों के बीच जासूसी की। न कोई बैकअप, न कोई नाम, न कोई पहचान। सिर्फ मौत के साए में हर सुबह जागना और हर रात यूं सोचना कि क्या ये आखिरी रात है। सोचिए, 5 साल तक अपना नाम, धर्म, पहचान सब भुला देना। लेकिन क्या ये सब सच है या फिर सिर्फ एक लेजेंड जो बिना सबूत के बार बार दोहराई गई? इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कभी इस मिशन की पुष्टि नहीं की। सरकार ने भी कभी कोई डॉक्यूमेंट जारी नहीं किया। तो फिर यह कहानी चली कहां से? जो भी हो, उनका अगला मिशन और भी जानलेवा था। 1991 इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया। आतंकवादी बंदूक लिए बैठे थे और पायलट की कनपट्टी पर मौत रखी हुई थी। लेकिन अचानक एक शख्स एयरपोर्ट के अंदर पहुंचता है, अजीत डोभाल। वो न गोलियां चलाता है, न नारे लगाता है। वो सिर्फ बात करता है और आतंकवादी सरेंडर कर देते हैं। इस मिशन को आज भी इतिहास की सबसे शांत लेकिन सबसे असरदार सुरक्षा रणनीति माना जाता है। पर यहां फिर वही सवाल, क्या कोई अकेले इतना कुछ कर सकता है या फिर उसके पीछे एक पूरी टीम, एक पूरा सिस्टम था जिसका नाम सिर्फ एक चेहरे से जोड़ दिया गया? साल 1984, भारत की सबसे संवेदनशील जगह स्वर्ण मंदिर में छुपे थे आतंकवादी। अंदर फायर पावर था, बाहर सेना। लेकिन अंदर की लोकेशन, मूवमेंट और प्लानिंग, ये सब जानना असंभव था। तभी एक इंसान चुपचाप मंदिर के भीतर घुसता है, बिना किसी हथियार के, बिना किसी पहचान के। कहा जाता है वो अजीत डोभाल थे। उन्होंने अंदर से खुफिया जानकारियां दी जिनके दम पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन किया। लेकिन उसी ऑपरेशन के बाद जो हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। इंदिरा गांधी की हत्या, दिल्ली में सिख विरोधी दंगे और असंख्य निर्दोषों की मौत। तो क्या वो ऑपरेशन जरूरी था? और अगर था तो क्या उसे और बेहतर तरीके से अंजाम नहीं दिया जा सकता था? क्या खुफिया जानकारी देने वाला वही इंसान बाद की बर्बादी का भी जिम्मेदार नहीं? ये सवाल आज भी इतिहास की फाइलों में दबी हुई चीखों की तरह गूंजते हैं। अजीत डोभाल की छवि धीरे धीरे साइलेंट वॉरियर से पावरफुल स्ट्रैटेजिस्ट की बन चुकी थी। साल 2005 में वो रिटायर हुए, लेकिन रिटायरमेंट सिर्फ कागजों में था। वास्तव में कहानी अभी शुरू ही हुई थी। 2014 मोदी सरकार सत्ता में आई और देश को मिला एक नया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अजीत डोभाल। अब वो सीन के पीछे नहीं, सीन के बिल्कुल केंद्र में थे। उरी अटैक हुआ और जवाब में भारत ने पहली बार पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। देश की जनता में जोश भर गया। मीडिया पर सिर्फ एक नाम था, डोभाल साहब। हर जगह लिखा जाने लगा, डोभाल ने किया प्लान, सेना ने किया अंजाम। तो लेकिन हकीकत क्या थी? विपक्षी दलों ने कहा, पहले भी स्ट्राइक होती रही हैं, सिर्फ प्रचार नहीं होता था। तो क्या यह पहली बार देश की रक्षा हुई या पहली बार कैमरा ऑन न था? पर क्या वो वाकई हर ऑपरेशन के मास्टरमाइंड थे या फिर एक केयरफुली क्यूरेटेड इमेज जो एक सुपर हीरो की तरह लोगों को दिखाई गई? डोभाल की पर्सनालिटी को जिस तरीके से दर्शाया गया वो सिर्फ ताकत नहीं, एक नैरेटिव था। एक ऐसा नैरेटिव जिसमें भारत की नई छवि थी, डरने वाला नहीं, दहला देने वाला भारत। अब यहां से कहानी सिर्फ बॉर्डर पार की लड़ाई नहीं रही, ये लड़ाई बन चुकी थी इमेज की, पॉलिसी की और पावर की। अजीत डोभाल ने सिर्फ मिशन नहीं चलाए, उन्होंने नए सिद्धांत गढ़े। एक सोच जो कहती थी दुश्मन को जवाब देना है, वो भी उसके घर में घुसकर। इस सोच को नाम मिला डोभाल डॉक्ट्रिन। इसमें कूटनीति कम, जवाब ज्यादा था, डायलॉग कम, एक्शन ज्यादा, और सबसे बड़ा हथियार सस्पेंस। इस बीच एक और बड़ा फैसला लिया गया, कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना। अजीत डोभाल खुद घाटी में मौजूद थे। वो आम लोगों से मिले, बाजारों में गए, खाना खाया और कैमरे ने वो हर पल रिकॉर्ड किया। लेकिन उस फैसले के बाद हजारों लोगों को नजरबंद कर दिया गया। सरकार ने अजीत डोभाल का कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया। अब वो प्रधानमंत्री के सबसे भरोसेमंद सिपाही माने जाते हैं। लेकिन क्या ये भरोसा सही जगह है? क्या किसी एक इंसान को इतना पावरफुल बना देना कि वो सुरक्षा से लेकर डिप्लोमेसी, मीडिया नैरेटिव से लेकर ऑपरेशन तक सबका मास्टर बन जाए? आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए।